अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक आज़म ख़ान है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और पिछले 10 साल से मैं ऑर्थोपेडिक के शोबे से मुंसलिक हूँ। मैं फ़ेलो हूँ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान का, और इसके साथ मैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स का फ़ेलोशिप भी एक्वायर करता हूँ। मुझे ग्रेजुएट किए हुए तकरीबन 11 से 12 साल का अरसा गुज़र चुका है और ऑर्थोपेडिक्स के शोबे में प्रैक्टिकली पिछले 6-7 साल से आई एम डूइंग जॉब। मेरी मेजर क्लिनिकल प्रैक्टिस फ़ारूक हॉस्पिटल वेस्टवुड और शरीफ सिटी में होती है। मेरे मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑर्थोबायोलॉजिक्स हैं, विच इज़ द बायोलॉजिकल वे टू ट्रीट डिफरेंट ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स। इसके साथ साथ मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन, ऑर्थो जीरियाट्रिक्स जो कि बड़ी एज के मरीजों के ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम को डील करना, स्पाइन, ट्रॉमा एंड फ्रैक्चर्स ऑब्वियसली, और मस्कुलोस्केलेटल ट्यूमर्स को हम डील करते हैं। ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस में आर्थराइटिस, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है हमारे क्लिनिक्स में। आर्थराइटिस बेसिकली जोड़ की सोजिश को कहते हैं और आर्थराइटिस की बेशुमार इकसाम है, लेकिन द थिंग्स जिस पे हम फोकस करते हैं दैट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस को डीजेनरेशन भी कहा जाता है। सो इट इज़ बेसिकली द डैमेज ऑफ द कार्टिलेज। जोड़ के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसे नरम सतह रखी है जो कि उम्र के साथ नेचुरली वियर डाउन हो जाती है, घिस जाती है, जिसकी वजह से दोनों सतहें, जोड़ की बनाने वाली सतहें जो कि जोड़ को बना रही हैं, वो डायरेक्टली आपस में रगड़ खाती हैं। एक इन्फ्लेमेशन ट्रिगर इन होती है, सोजिश होने की वजह से पट्टे कट जाते हैं, छोटी हड्डियां बन जाती हैं, और ये एक ऐसा मामला है जिसका मोर और लेस तकरीबन हर मरीज़ ने शिकार होना है। इसमें कुछ फैक्टर्स मॉर्सी जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। इसके साथ साथ अगर ट्रॉमा, कोई चोट लग जाए या फैमिली प्रीडिस्पोजिशन हो, तो वो सारे फैक्टर्स इसमें कॉमन होते हैं। और सबसे ज़्यादा जोड़ जो आर्थराइटिस का शिकार होते हैं उसमें नी और हिप जॉइंट सरेबल है। ये क्योंकि वेट बेरिंग जोड़ है और जब ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं तो पेशेंट के लिए मोबिलिटी, वज़न डालना, अपने रोज़मर्रा के काम करना, अपनी एक्टिविटीज़ कैरी करना मुश्किल हो जाता है। मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो नमाज़ नहीं पढ़ पाते, वो वज़ू नहीं कर पाते, वो अपने स्टेयर्स नहीं चल पाते, अपनी खुशी गमी में अपने आप को 100% यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। सो आर्थराइटिस का इलाज बहुत ज़रूरी है, और आर्थराइटिस का इलाज इसकी स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि किस स्टेज का किस तरह का जोड़ घिस चुका है और फिर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि आर्थराइटिस के लिए डीजेनरेशन का लफ्ज़ मैंने आपको बताया कि यूज़ होता है। डीजेनरेशन इज़ अ टाइप ऑफ सेल इंजरी, यानी कि जब सेलुलर लेवल पे कोई डैमेज होता है तो वो आइदर डीजेनरेशन है या नेक्रोसिस है। विद नेक्रोसिस इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज, यानी कि अगर जोड़ दोबारा ठीक ना हो सके तो उसे नेक्रोसिस कहते हैं, कार्टिलेज नेक्रोस्ड। अगर सिर्फ रिवर्सिबल चेंजेस हों, मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसा इम्कान हो कि दे कैन बी रिवर्टेड बैक, तो उसको डीजेनरेशन कहा जाता है। दिस इज सेलुलर इंजरी। ओके, सो डीजेनरेशन से मुराद ये है कि येस देयर आर फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल जिससे हम शायद जोड़ के सतह को मज़ीद घिसने से बचा सकते हैं, या मे बी इन फ्यू ट्रीटमेंट ऑप्शंस उसको रिवर्ट कर सकते हैं, जिसका मेजर जो मेरी प्रैक्टिस का फोकस है वो ये है। हमारे लाइफस्टाइल में नॉर्मली मैं अपने माशरे की बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल पाकिस्तानी सोसाइटी में अपनी आप को बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जब आर्थराइटिस अर्ली स्टेज पे 35 मिड 30s में अर्ली आर्थराइटिस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, लेकिन क्योंकि हम बाकी मामलात में इस हद तक इन्वॉल्व होते हैं कि हम लीस्ट प्रायोरिटाइज़ करते हैं अपनी हेल्थ को, एंड वो अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस जिसमें उसकी ट्रीटमेंट या जिसमें उसके इलाज के ऑप्शंस बेशुमार हैं, वी स्किप दैट और इट गोज़ ऑन। पहली स्टेज में क्लिनिकली मरीज़ को इतना प्रॉब्लम नहीं होता, जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे मरीज़ की ना सिर्फ तकलीफ़ बढ़ती जाती है, उसके घुटने के, उसके कूल्हे के जोड़ की सतह ख़राब होती जाती है, उसके पट्टे कटते जाते हैं। सो विद एवरी पासिंग स्टेज द लाइफ ऑफ पेशेंट बिकम्स मिजरेबल।
इसमें एक चीज़ का इजाफा करना यहाँ पे ज़रूरी है कि कैलग्रैन एंड लॉरेंस वो दो बेसिकली सर्जन्स थे जिन्होंने इसको स्टेज किया, और इस वक्त भी कैलग्रैन एंड लॉरेंस स्टेजिंग और ग्रेडिंग इस्तेमाल होती है आर्थराइटिस के लिए, जो 1 से लेकर 4 तक है। अब ज़्यादा फोकस क्योंकि कार्टिलेज पे हो रहा है, तो अब रिसेंटली कार्टिलेज की थिकनेस के हवाले से भी आर्थराइटिस की ग्रेडिंग और स्टेजिंग का रिवाज आ रहा है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट थिकनेस ऑफ कार्टिलेज, उसके मुताबिक भी हमारे आर्थराइटिस का इलाज और आर्थराइटिस की ग्रेड वज़ा किए जाते हैं। देखें, योगा इज़ बेसिकली एक्सरसाइजेज ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, और सांस की मशक़ें जो हैं वो ओवरऑल आपके मेटाबॉलिज्म को ऑब्वियसली बूस्ट करती हैं। आप मुख्तलिफ पोस्चर से और सांस की मशक़ों से अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियल हैं। अर्ली स्टेज पे मैं बिल्कुल ये कहूँगा, मैंने देखा भी है कि ये हेल्पफुल हो सकती हैं, बट जैसे जैसे स्टेज बढ़ जाती है मरीज़ की और जोड़ सख्त होते जाते हैं, जोड़ की सोजिश सेट इन कर जाती है, पट्ठे कट जाते हैं, तो उसमें गैर नेचुरल पोस्चर्स मरीज़ के लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो योगा के बहुत पोस्चर्स ऐसे हैं जो शायद एडवांस्ड आर्थराइटिस में मरीज़ के लिए पेनफुल हों और मरीज़ के लिए मुश्किल हो उनको कैरी करना। तो मे बी इन अर्ली स्टेजेस, और जब एक पेशेंट नॉर्मल है, उसकी नीड्स नॉर्मल है, योगा माइट प्रिवेंट। इसके ऊपर कोई खातिर ख्वाह स्टडीज़ इंटरनेशनल लिटरेचर में हमें उस तरह से नहीं मिलती, बट येस बेनिफिशियल वो ज़रूर है। बट इफ़ द जॉइंट इज़ आर्थराइटिस उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, सेट इन कर जाएगा, तो उसके बाद योगा को करना शायद मरीज़ के लिए मुश्किल हो। अल्लाह ताला ने बेस्ट पॉसिबल इंजीनियरिंग में हमारी बॉडी को तश्कील किया है, और जोड़ जो हैं ये बेसिकली वो पोर्शन होता है जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं। हर जोड़ को अपनी जगह पे स्टेबल रखने के लिए देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स। कुछ एनाटॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि हड्डी की साख्त क्या है, उसकी बनावट क्या है, जो जोड़ की स्टेबिलिटी के लिए एक की फैक्टर है। इसके साथ साथ पट्ठे वहाँ पे किस डायरेक्शन में किस तरह के पट्ठे लगे हुए हैं, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनको स्टैटिक और डायनामिक स्टेबलाइजर्स के नाम से जाना जाता है। लिगमेंट्स जो हैं ये वो हिस्से होते हैं जो कि जोड़ को मुख्तलिफ डायरेक्शन में स्टेबिलिटी फराहम करते हैं। घुटने का जोड़ जो है ये इस ख़ास नौइयत का हामिल है कि इसमें जो लिगमेंट्स होते हैं वो इंट्रा आर्टिकुलर यानी जोड़ के अंदर भी होते हैं। नॉर्मली इस तरह और किसी जोड़ में नहीं देखा जाता। सो नी के लिगमेंट्स जो इंट्रा आर्टिकुलर हैं वो एक बड़ी अहम अपना फंक्शन दे रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो घुटने का जोड़ है ये दो फ्लैट सर्फेसेस से बना हुआ है। इसमें कुदरती तौर पे कूल्हे के जोड़ की तरह या कंधे के जोड़ की तरह बॉल और सॉकेट वैरायटी नहीं है जो कि एक नेचुरल जोड़ को स्टेबिलिटी देती है। सो नी जॉइंट में लिगमेंट्स का ठीक रहना, लिगमेंट्स की इंटेग्रिटी बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली लिगमेंट इंजरी हमारे यंग एथलीट्स को, फुटबॉल प्लेयर्स को, सॉकर प्लेयर्स को बड़ी कॉमन है और ये यंग प्लेयर्स ही प्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन है हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो फ़ीमेल एथलीट्स को है, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि फ़ीमेल एथलीट्स में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे जो लिगमेंट्स हैं वो लचकदार रखे होते हैं। सो दे आर प्रोन टू इंजर। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि जो स्पोर्ट्समैन या जो एथलीट्स हमारे पास आते हैं विद दिस इंजरी, उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी ट्रेनिंग डेफिशिएंट होती है। उनको ट्रेनिंग के दौरान ये बताया नहीं जाता कि व्हाट आर द प्रॉपर एक्सरसाइजेज विच स्ट्रेंथन योर लिगमेंट्स। उनको वार्म अप के बारे में, उनको बाद के स्ट्रेचेस के बारे में बिल्कुल आगाही नहीं होती। वो प्रॉपर पोस्चर्स नहीं जानते होते। दैट इज़ वाई कोई भी गलत पोस्चर नी लिगामेंट की इंजरी करवा सकता है। और अगर नी लिगामेंट टूट जाए तो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी हड्डी की साख्त ऐसी नहीं होती कि इसको मेन स्टेबिलिटी दे। मेजर स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स आर लिगामेंट्स इटसेल्फ। तो उनके टूटने की वजह से घुटने की स्टेबिलिटी ख़राब हो जाती है, और स्टेबिलिटी ख़राब होने का मतलब है कि बंदे का पोस्चर ख़राब हो जाएगा। उस एक जोड़ की वजह से सारी डायनामिक्स बॉडी की चेंज हो जाएंगी, लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ जाती है। स्क्वाट्स नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, और इसका जो जदीद तरीका इलाज है दैट इज़ मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी, आर्थोस्कोपी, यानी कि हम
ट्रेडिशनली एक बहुत लंबे चीरे से इसको इलाज किया जाता है, बट इन आवर क्लिनिक्स वी हैव द ऑप्शंस, वी हैव द अपॉर्चुनिटीज़ कि हम सिंपल की होल सर्जरी कैमरे के साथ हम इस लिगमेंट को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, और पेशेंट जो है जो अपनी लाइफ से एक एक स्टेप पीछे चला जाता है, वो उसको हेल्प मिलती है रिहेबिलिटेशन में, वो दोबारा से अपनी लाइफ में वापस आ सकता है। जैसे आर्थराइटिस के मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं, इसी तरह लिगामेंट की इंजरी के भी मुख्तलिफ ग्रेड्स होते हैं, और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसे एमआरआई कहते हैं, एमआरआई जो है ये नी लिगामेंट को तकरीबन 99% से ज़्यादा वसूख के साथ पिक कर सकता है कि उसमें इंजरी है और वो किस नौइयत की है, कितनी ग्रेड की है। एक चीज़ जो बहुत अहम है वो ये कि नी में और स्ट्रक्चर्स भी हैं जो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड हैं, जैसे मेनिस्कल स्ट्रक्चर्स जो कि कुशन की तरह होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी लिगामेंट इंजरी होती है तो उसके साथ मज़ीद स्ट्रक्चर्स डैमेज हो सकते हैं जो कि एमआरआई पे बड़े आराम से पिक हो जाते हैं। जब भी हम नी लिगामेंट के पेशेंट्स को देखते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि वो कितना फ़ीसद टूट गया है, कितना फ़ीसद डैमेज है। क्या उसके फाइबर्स 25% या उससे ज़्यादा, क्या उसके फाइबर्स तकरीबन 50% या उससे ज़्यादा, या उसके फाइबर 75% या उससे ज़्यादा डैमेज है। ये जो क्वांटिफिकेशन है इसमें आर्थोस्कोपी एक शानदार टूल है। आर्थोस्कोपी में हम वी जस्ट इंसर्ट अ कैमरा, वी डू डायग्नोस्टिक आर्थोस्कोपी, हम देखते हैं कि नी लिगामेंट किस हद तक डैमेज है, उसके फाइबर्स किस हद तक डैमेज हैं, और उसके बाद इसको देखा जाता है। एक चीज़ जो इसमें ऐड करना ज़रूरी है वो ये कि नी लिगामेंट की खून की सप्लाई नहीं होती, ये नेचुरली अपनी न्यूट्रिशन नी के साइनोवियल फ्लूइड से लेता है। तो खून की गर्दिश हीलिंग के लिए सबसे पहला फैक्टर है। यही रीज़न है कि इस लिगामेंट की इंजरी मोस्ट ऑफ द टाइम इट नीड्स सर्जरी, जिसमें हमें नी लिगामेंट को दोबारा से बनाना पड़ता है, रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है, रिपेयर नहीं करते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि इसकी रिपेयरिंग के बाद भी इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, इसकी उस तरह से हीलिंग नहीं हो सकती। तो ये बहुत अहम फैक्टर है, लेकिन आई हैव सीन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स फैक्टर। पेशेंट की उम्र कितनी है, पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स कितनी है। अगर एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर है तो उसकी रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली एक ऑफिस वर्कर से या एक खातून से डिफरेंट होगी जो कि अपने नी को 100% ठीक चाहेगा। तो इसलिए हम अपने ट्रीटमेंट को अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स रिक्वायरमेंट टेलर मेड करते हैं, और अगर पेशेंट को इस हद तक रिक्वायरमेंट ना हो, उसको प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन नहीं है या उसकी डेली एक्टिविटीज़ इस हद तक नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने नी के लिगामेंट को 100% होने की, तो यस विद सर्टेन एक्सरसाइजेज हम उसके बाकी सराउंडिंग मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, स्ट्रेंथन कर लेते हैं, और उसको सर्टेन ऐसी मूवमेंट्स हैं जिनसे अवॉइड करवा लेते हैं। तो यस विद सर्टेन फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइजेज इन फ्यू पेशेंट्स, नॉट ऑल ऑफ देम, कुछ मरीज़ों में ज़रूर ये हेल्प हो सकती है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द पेशेंट्स। लास्ट में मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें बेस्ट पॉसिबल वे में क्रिएट किया है और बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हमें दी हैं। उनका ख्याल रखना भी अल्लाह ताला का शुक्र करने का एक तरीका है। सो अपना ख्याल रखें, डू एक्सरसाइज, अपनी न्यूट्रिशन, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अब एक नॉर्मल हेल्दी रूटीन को फॉलो करें, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और इफ़ यू कैन प्रिवेंट early arthritis, we can prevent early condition which lead to eventual back pains and other orthopedic related problems, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। हम देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में अनफॉर्चुनेट सी बात है कि अगर कोई अपने नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर लाई करता है तो लोग उससे पूछते हैं कि शायद आप बीमार तो नहीं हैं, बिकॉज हम एज अ नेशन हम हेल्दियर पॉपुलेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारे ओवरवेट होने की वजह से हमारे मसले शिकार हो रहे हैं। सो अ गुड लाइफस्टाइल is I think the key to prevent most of the diseases जो इस वक्त हमारे माशरे में prevalent हैं, जिनमें ज़्यादती, जिनमें ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, जिनमें जोड़ों की शिकायत, जिनमें कमर की शिकायत, लिस्ट इज़ सो लॉन्ग। सो पहला तो मेरा मैसेज होगा। दूसरा, जो अर्ली स्टेज ऑफ द डिज़ीज़ है उस पे हम मरीज़ को वो चीज़ें ऑप्शन दे सकते हैं जो शायद एडवांस स्टेजेस पे नहीं दे सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सादा लोग आवाम जो हैं वो कभी कभी क्वैक्स, ट्रेडिशनल बोन सेटर्स
और जो कंसर्न स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास नहीं जाते। एंड दैट इज़ अ रीज़न कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो अक्सर औक़ात उस स्टेज से गुज़र चुका होता है जिसमें कई नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स या मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट उसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूर अपने कंसर्न स्पेशलिस्ट को ऑन बोर्ड रखिए किसी भी हवाले से। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे हेल्थ का अभी भी कॉर्नरस्टोन हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं और उनके बगैर वी कांट मूव। बट देयर आर फ्यू रेड फ्लैग्स जिसमें हमें पता होना चाहिए कि येस वी शुड सी एंड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर।